हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपका जो स्त्री जनन तंत्र वाला टॉपिक चालू किया था। और स्त्री जनन तंत्र में हमने जो प्राथमिक जनन अंग थे स्त्रियों में, अंडाशय है ना। हमने लास्ट क्लास में भाई जो आपके अंडाशय है, ओवरी, उसकी संरचना के बारे में पढ़ लिया था कि उसके में क्या क्या चीजें आपको देखने मिलती है। अब इसके अलावा हमने बात की थी कि भाई जो प्राथमिक जनन अंग है, अंडाशय, उसके अलावा बाकी जितने भी अंग होते हैं उन सारे अंगों को हम बोलते हैं द्वितीय जनन अंग, है ना। और द्वितीय जनन अंग में आपको बताया था कि भाई आपको तीन चीजें मिलती हैं। सबसे पहले आपको कुछ नलिकाएं देखने मिलती हैं, दूसरा फिर आपको ग्रंथियां देखने मिलेंगी, और तीसरा फिर बाहरी जनन इंद्र देखने मिलता है। तो आज के क्लास में हम जो द्वितीय जनन अंग के अंदर जो आपकी सहायक नलिकाएं आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज आप रखना भाई, अगर हम स्त्रियों की बात करें तो जनन तंत्र में जो सहायक नलिकाएं हैं वो तीन होती है मेनली। भाई सबसे पहले तो आपकी अंडवाहिनी और डिंब वाहिनी हो गई, फेलोपियन ट्यूब। दूसरा हो गया गर्भाशय और यूट्रस। और तीसरा होता है योनि, वेजाइना। तो इन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहली जो आपकी सहायक नलिका में आ गई वो कौन सी हो गई? अंडवाहिनी और डिंब वाहिनी। इसी को इंग्लिश में कई और नाम से भी जानते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब। गैब्रियल फेलोपी करके एक आपके एनाटॉमिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको फेलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। ओविडक्ट, क्योंकि एग को लेकर जा रही है और एग को यूट्रस तक लेकर जाती है, इसलिए यूट्राइन ट्यूब भी बोल देते हैं। और कई बुक्स में ना आपको एक नाम और लिखा हुआ मिल जाएगा और वो नाम है सेल्पिंग्स। ठीक है, देखो सेल्पिंग्स का मतलब होता है भाई, जैसे आपने शहनाई देखी होगी, स्टार्टिंग में ऐसे चौड़ी होती है, फिर धीरे आगे आगे पतली होती चली जाती है। तो फेलोपियन ट्यूब की संरचना भी कुछ ऐसी ही होती है, इसलिए इसको कई जगह पर सेल्पिंग्स भी बोल देते हैं। अब देखो जो फेलोपियन ट्यूब है, याद रखना उसके अंदर तीन पार्ट आते हैं आपके। सबसे पहले इसका एक फैला हुआ पार्ट होता है जिसको की यहाँ पे हाईलाइट कर रखा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहला जो भाग है जो फैला हुआ होता है इसका थोड़ा सा, जैसे आप इस शहनाई में भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग का ये जो भाग है इसका थोड़ा सा वो फैला हुआ होता है। इस फैले हुए भाग को कीप और इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि भाई जैसे यहां पर ओवरी है आपकी, ये ओवरी होगी, अंडाशय हो गए। अब आप जानते हो भाई जब अंडोत्सर्ग होगा तो अंडोत्सर्ग के टाइम पर ओवरी से क्या है, एग रिलीज होता है ना, वहां से एग रिलीज होगा। अब ये जो अंडाणु है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो यहीं से जाता है, ऐसे फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो होता क्या भाई, जो सबसे पहला भाग है कीप, इसके अगर आप चारों मार्जिन पे, जैसे आप इसको ट्यूब समझ लो, इस ट्यूब के चारों कोनों पे अगर मतलब इसमें देखो ना पूरे इस पे, तो आपको ऐसे कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं इस पूरे पे। अभी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसकी ओपनिंग के ऊपर जहां पर ये बाहर की तरफ खुल रही है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम झलरी, या फिर इसको बोला जाता है क्या, फिम्बरे बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इसको याद रख लेना भाई कि सबसे पहला पार्ट है कीप। कीप में क्या है, ऐसे एक लाइनिंग जो होती है इसकी, इसके ऊपर आपको कई सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनको हम फिम्बरी बोलते हैं। अभी फिम्बरी और झलरी का काम क्या है कि भाई जैसे हम कहें कि अंडाणु यहां पर रिलीज हुआ है ऐसे, अब इसको इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने का जो काम है इस अंडाणु को, वो ये झलरी करती है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट होगा कीप। तब दूसरा पार्ट अगर आप देखो जो थोड़ा सा फैला हुआ पार्ट होता है, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी बायो में याद रख लेना कहीं पर भी कोई फैला हुआ भाग होता है तो उसके लिए हम हमेशा तुम्बी का वर्ड यूज करते हैं। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा फेलोपियन ट्यूब का जो फैला हुआ भाग है उसको बोलते हैं तुम्बिका, या फिर इसको बोल दिया जाता है एम्पुला। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि भाई जैसे निषेचन की बात करें, फर्टिलाइजेशन की, तो भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्त्रियों के जनन तंत्र में जो निषेचन की प्रक्रिया वो कहां पर होती है। तो एक चीज आप याद रखना भाई, निषेचन के लिए जो सुगम वातावरण चाहिए वो आपका इस एम्पुला के अंदर ही होता है। तो ज्यादातर जो आपके निषेचन होते हैं वो आपका तुम्बिका भाग में होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, जो थोड़ा सा पतला सा नैरो पार्ट होता है, मतलब अंदर कैविटी बहुत पतली सी होगी, है ना, और वो जाकर किसके साथ जुड़ता है, यूट्रस के साथ। तो ये जो तीसरा पार्ट है इसको बोलते हैं हम संकीर्ण पथ या फिर इस्थमस। ठीक है भाई, तो एक चीज याद रख लेना, फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो सबसे पहला भाग है कीप, जिसमें फिम्बरे मिलते हैं, आपको झलरी होगी। उसके बाद होता है तुम्बिका, और तुम्बिका के बाद होता है संकीर्ण पथ। फिर इस संकीर्ण पथ से जो भी अंडाणु या फिर जो भी युग्मक वगैरह होते हैं वो गर्भाशय के अंदर जाते हैं। तो ये इन्हीं के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पर।
कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। तो सबसे पहले कि भाई जैसे लगभग इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ना, और क्या है, अंडाशय की परिधि से चलकर कहाँ तक आती है, गर्भाशय तक आती है। 3 भाग है मेनली इसके। सबसे पहले है कीप या फिर कीपक, फिर दूसरा है तुम्बिका, और तीसरा होता है संकीर्ण पथ। अब ये इन्हीं के बारे में लिख दिया है कि भाई ये जो कीप है ये अंडाशय के पास होता है, ठीक है, और इसके किनारों पर आप क्या देख सकते हो, कुछ प्रक्षेपण देख सकते हो जिन्हें हम झालर या झलरी बोलते हैं, ठीक है, जिसका काम क्या, जो उत्सर्जित अंडाणु के संग्रहण के लिए आवश्यक है। फिर दूसरा जो भाग है जिसको हम बोलते हैं तुम्बिका, तो भाई ये क्या है, ये डिंब वाहिनी का चौड़ा भाग होता है, और काम क्या है, ये निषेचन के लिए क्या करता है, एक सुगम जो वातावरण है उसको प्रदान करता है। और तीसरा जो भाग है हमारा उसको बोलते हैं हम संकीर्ण पथ और इस्समस। तो याद रखना भाई ये अंतिम भाग है और थोड़ा सा संकरा भाग होता है, जो जाकर किससे जुड़ता है, गर्भाशय से जाकर जुड़ता है। तो ये आप याद रख लेना। तो ये हो गया हमारा सबसे पहली नलिका, जो होगी हमारी अंडवाहिनी और डिंब वाहिनी। एग्जाम में अगर आना है तो वो इसी के आसपास ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो आप इसको देख लोगे थोड़ा सा। अब देखो दूसरी जो डक्ट और ट्यूब हम कहें, फेलोपिन मतलब फेलोपिन ट्यूब के बाद तो दूसरी जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं हम गर्भाशय, जो नलिका है इनके अंदर, या फिर इसी को वुम्ब या फिर बच्चादानी भी बोल देते हैं, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इस यूट्रस के अंदर ही होता है। तो इंग्लिश में वही नाम है, यूट्रस, वॉम्ब और हिस्टेरा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर आप इसकी संरचना को देखो तो गर्भाशय ऐसे दिखता है जैसे जो नाशपाती होती है ना आपकी, उसको उल्टा रखा हुआ हो। तो एक जाता है गर्भाशय केवल एक होता है, और ये उल्टी रखी गई जो नाशपाती होती है उसके जैसा ये दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये आपका क्या हो गया, यूट्रस हो गया, गर्भाशय हो गया। अब देखो गर्भाशय को अगर हम एनाटॉमिकली देखें, संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। भाई सबसे पहला ये इसका उठा हुआ पार्ट है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर आप देखो गुंबद जैसा भाग होगा, इस भाग को बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं हम फंडस या फिर बुधन, ठीक है। फिर दूसरा ये जो मेन पार्ट है इसका बीच वाला, ये जो पूरा भाग होगा, इस पूरे भाग को बोला जाता है क्या, काय और बॉडी। और फिर लास्ट में एक छोटी सी आपको नाल, यहां पे ग्रीवा नाल देखने मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स और ग्रीवा, ठीक है भाई। तो एक चीज याद रखना, जैसे फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, कीप, तुम्बिका और संकीर्ण पथ, वैसे गर्भाशय के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका बुधन हो गया, दूसरा आपका काय हो गया, और तीसरा हो गया आपकी ग्रीवा, सर्विक्स जिसको बोलते हैं। अब देखो ये तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लो, अगर आप इसकी भित्ति को देखो, इसकी वॉल को देखो अगर आप, तो इसकी वॉल के अंदर आपको 3 लेयर देखने मिलती है। कौन कौन सी भाई, जैसे सबसे बाहर की साइड अगर आप देखोगे, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे बाहर अगर आप देखो तो सरल छल की उपकला की आपको एक लेयर देखने मिलती है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बोला जाता है परिगर्भाशय, परिगर्भाशय, या फिर इंग्लिश में इसको हम पेरीमेट्रियम भी बोल देते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है जो सरल छल की उपकला की बनी हुई है, उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको चिकनी पेशी की एक मोटी सी लेयर देखने मिलती है, ठीक है। इसके कई सारे काम होते हैं, वो क्या क्या काम है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, जो परिगर्भाशय है उसके जस्ट नीचे अगर हम देखें तो आपको चिकनी पेशी की एक मोटी लेयर देखने मिलती है, इसको बोला जाता है गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, और इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है मायोमेट्रियम। मायो मतलब होता है मसल्स के लिए, पेशी के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर इसको हम मायोमेट्रियम बोल देते हैं। और फिर सबसे अंदर वाली जो लाइन है, याद रखना कि भाई जैसे आपने सुना होगा कि भाई वुमेन्स में हर मंथ ऋतुस्राव होता है ना, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग में जो खून आ रहा होता है या फिर जो टिश्यू बाहर निकल रहा है, वो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लाइन ही टूटकर निकलती है। तो जो सबसे अंदर वाली लाइन होती है गर्भाशय की, इसको बोला जाता है गर्भाशय अंतःस्तर, और इसको इंग्लिश में एंडोमेट्रियम भी बोल देते हैं। तो याद रख लेना कि भाई आर्तव चक्र के समय पर जो भी बदलाव होते हैं यूट्रस के अंदर, वो मेनली किसके अंदर होते हैं, वो मेनली इस गर्भाशय अंतःस्तर के अंदर ही होते हैं। वो क्या क्या बदलाव होते हैं वो हम आर्तव चक्र पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये भाई गर्भाशय के बारे में हो गया कि भैया सिंगल होता है,
दूसरा, इसकी संरचना अगर आप देखो तो जैसे उल्टा नाशपाती रखा हुआ है वैसे इसकी संरचना होती है। बाहर से इसको 3 पार्ट में तोड़ देते हैं हम। सबसे पहले एक डोम शेप पार्ट है इसमें, जिसको हम बुधन बोलते हैं। फिर इसकी मेन काय बॉडी हो गई, और लास्ट में आपको एक छोटा सा एरिया देखने मिलता है जिसको ग्रीवा सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है। और इसमें अगर आप वॉल, इसकी भित्ति की अगर आप बात करो तो इसमें 3 लेयर है। सबसे बाहर क्या है आपका परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम, जो सरल सेल की उपकला का बना हुआ है। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, गर्भाशय पेशी स्तर, मायोमेट्रियम, जो चिकनी पेशियों का बना हुआ है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं गर्भाशय अंतः स्तर, जो कि किसका बना हुआ है, एंडोमेट्रियम, मतलब इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब देखो यहां पर 2-3 चीजें थोड़ी सी रखी, ग्रीवा के बारे में बता रखा है कि भाई ओबे सी बात है, जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो बेबी यहाँ पर डेवलप होता है और वो यहीं से बाहर आएगा। तो ग्रीवा में 2-3 चीजें एनसीईआरटी में थोड़ी बता रखी है, तो वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि लगभग ये 2 सेंटीमीटर लंबी नली है जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल का निर्माण करती है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा समझना आप कि भाई जैसे गर्भाशय अंतः स्तर है, पूरे यूट्रस के अंदर गर्भाशय अंतः स्तर होता है, तो सब में आपको पूर्ण मतलब वो गर्भाशय अंतः स्तर फंडस में भी है, काय में भी है और ग्रीवा में भी है। लेकिन ग्रीवा के अंदर जो गर्भाशय अंतः स्तर होता है, जब आर्तव चक्र चलता है तब उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। मेनली जो बदलाव होते हैं गर्भाशय अंतः स्तर में, वो कौन से वाले पार्ट में होंगे, या तो वो मतलब बुधन में होते हैं और काय में होते हैं, इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होते। इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना कि भाई सर्विक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक म्यूकस भरा हुआ रहता है जिसको सर्वाइकल म्यूकस या फिर सर्वाइकल प्लग बोलते हैं। अब इसका क्या काम है, किन चीजों से बना हुआ होता है, वो आगे आने वाले लेक्चरों में आएगा। अभी खाली इतना याद रख लेना कि भाई जो सर्विक्स होता है उसमें क्या है, एक म्यूकस भरा हुआ होता है और उसको बोला जाता है सर्वाइकल म्यूकस या फिर प्लग। इसका क्या काम है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया भाई हमारा गर्भाशय। तो अब गर्भाशय के काम क्या है भाई, जैसे भाई आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चादानी इसको बोलते हैं। तो पहली चीज, जो बेबी का डेवलपमेंट चलता है 9 महीने तक, वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट कहां पर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जैसे भाई आपने प्रसव की अगर हम बात करें, भाई जब बेबी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के लिए क्या, एक फोर्स जनरेट करना है ताकि बच्चा बाहर आ सके। तो डिलीवरी के टाइम पर ये जो गर्भाशय की जो पेशी स्तर होती है, इसी में संकुचन होता है और इसी के संकुचन की वजह से ही बेबी की डिलीवरी होती है। तो ये प्रसव में भी मदद करता है। तीसरा, जो ऋतुस्राव हो रहा है, ऋतुस्राव का जो स्रोत होता है वो गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग होती है वही होती है। तो 2-3 चीजें इसमें याद रखना भाई क्या क्या है। तो भ्रूण व शिशु के लिए क्या हो गया, ये आपका विकास स्थल हो गया। अगेन ऋतुस्राव जो होता है, जो ब्लीडिंग होती है, तो वो जो ब्लड आता है वो गर्भाशय के अंतः स्तर से ही आता है। तो आर्तव और ऋतुस्राव का स्रोत होता है ये। ठीक है। इसके अलावा भाई बच्चे का जब जन्म होता है तो प्रसव के दौरान जो पेशी इसके अंदर प्रेजेंट है उनके अंदर संकुचन होता है, जिसके कारण क्या है, शिशु का जन्म होता है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, गर्भाशय के बारे में। तो बस गर्भाशय में 2-4 चीजें आपको अभी बताई है, इतना आप याद रख लो, इतने से काम चल जाएगा हमारा। फिर लास्ट जो भाग है जिसको हम बोलते हैं योनि, भाई जैसे आपका क्या है, सर्विक्स हो गया, सर्विक्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे वेजाइना स्टार्ट हो जाती है। अब वेजाइना में ज्यादा कुछ चीजें हमको नहीं पढ़नी है, आप याद रखना लगभग जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और मादाओं में क्या है, मैथुन अंग होता है। भाई जैसे नर में मैथुन अंग जो है उसको पेनिस बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन, और महिलाओं में उसको हम वेजाइना और योनि बोल देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज आप याद रखना कि इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो लाइनिंग है उसे अगेन म्यूकोजा बोला जाता है। ठीक है। म्यूकोजा याद रखना है किसका बना हुआ होता है, ये आपका जो सरल मतलब आपका केराटिनीकृत जो सरल संयुक्त सल की उपकला होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना इसको, यहाँ पे केराटिनीकृत संयुक्त शल की उपकला होती है, संयुक्त शल की उपकला देखने मिलेगी। और नोट करने वाली चीज क्या है कि इस वाले भाग में आपको कोई भी ग्रंथियां नहीं मिलती है। तो योनि में अगर हम देखें तो भाई लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी क्या है, एक नाल हो गई जो मैथुन अंग की तरह काम करती है महिलाओं में। दूसरा, इसका अगर आप आस्तर देखोगे तो इसका जो आस्तर है वो बना हुआ होता है आपका जो केराटिन रहित
आपकी संयुक्त शल की उपकला का बना हुआ होता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे जो म्यूकोजा वाला भाग है, इस भाग में कोई भी ग्रंथि नहीं होती। सो ये आज का पहला टॉपिक था हमारा भाई। जैसे द्वितीय जनन अंग की अगर हम बात करें तो द्वितीय जनन अंग में सबसे पहला हो गई हमारी सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां में 3 है, फैलोपियन ट्यूब, आपका गर्भाशय यूट्रस, और तीसरा योनि और वेजाइना। तो तीनों आज हमने डिस्कस कर लिए। अब जो ग्रंथि वाला टॉपिक है वो एक अलग क्लास में करेंगे, और जो बाहरी जननेंद्रिय है उसको एक अलग क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।